हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजेता एकेडमी। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रेलवे में आए हुए हैं। ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे जो कि आरआरबी जेईई में पिछले ईयर से जो एग्जाम्स हुए थे उनके क्वेश्चंस हैं। तो बारी बारी से एक एक करके सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वीडियो समझ में आए। अगर आप टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स बता दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिए और बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बोला जा रहा है कि एक बस सुबह 5 बजे आगरा से रवाना होती है और दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंचती है। एक और बस है जो कि सुबह 8 बजे दिल्ली से रवाना होती है और 3 बजे आगरा पहुंचती है। वे किस समय एक साथ मिलेंगी? यानी कि एक बस है अलग अलग समय में जो कि आगरा से दिल्ली की ओर जा रही है और दूसरी बस है दिल्ली से आगरा की ओर आ रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितने बजे मिलेंगी। तो सबसे पहले हम चलिए थोड़ा सा डायग्राम बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है आगरा और ये है दिल्ली। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा जरूर। इधर से जो बस जा रही है वो 5 बजे सुबह को निकलती है, यानी कि 5 AM हम ले लेते हैं और यहाँ पे पहुँच जाती है 12 नून में। और इधर से जो बस आ रही है वो 8 बजे सुबह को, यानी कि इससे 3 घंटे लेट में, जो आगरा से आ रही है उससे 3 घंटे लेट में निकलती है और फिर ये 3 बजे आफ्टरनून यानी कि PM में पहुंचती है। तो एक चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि देखिए 5 बजे सुबह और ये 12 बजे नून में पहुंचती है। इसको टोटल समय कितना लग रहा है? तो यहाँ पर टाइम अगर हम देखें ना तो टाइम इसको लग रहा है 7 घंटा, 7 घंटे का समय लग रहा है। और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि 8 बजे सुबह और 3 बजे शाम को जब ये पहुंचती है तो यहाँ भी आपको लग रहा होगा 7 घंटा। यहाँ से एक बात निष्कर्ष निकल के आता है कि ये दोनों जो है टाइम डिस्टेंस भी इक्वल है। आगरा से दिल्ली और दिल्ली से आगरा डिस्टेंस भी इक्वल ही होगा और समय भी लग रहा है सेम ही। यानी कि अब समय भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो जाहिर सी बात है स्पीड भी क्या होगा, इसका स्पीड भी सेम होगा। जब स्पीड सेम होगा तो हम क्वेश्चन को बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि स्पीड हम मान लेते हैं दोनों बसेस का 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड ले लेते हैं। जब 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा तो एक बात बताइए, इधर से जो बस जा रही है ये 5 बजे निकल रही है और इधर से बस आ रही है 8 बजे, यानी कि 3 घंटे लेट में। तब तक जो आगरा से जो बस छूट रही है ये तो 3 घंटा ट्रेवल कर चुकी होगी ना। तो ये बस 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 3 घंटे में अगर हम बात करें, जब 1 किलोमीटर चलती है तो 3 घंटे में 3 किलोमीटर चल चुकी होगी। ठीक है। हाँ, एक बात और बता देते हैं कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस एक बात बताइए कि 1 घंटा में जब 1 किलोमीटर चल रही है तो 7 घंटा में 7 किलोमीटर। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो होगा वे होगा 7 किलोमीटर। ठीक है, माना जा रहा है सब क्वेश्चन को बनाने के लिए, एक्चुअल में है ही नहीं। तो 7 किलोमीटर होगा और ये आपका 3 घंटे का समय लग रहा है। तो 3 घंटे में 3 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है। तो अब जो है कितना बच गया, यानी कि 8 बजे इधर वाली बस यहाँ पर होंगी, 8 बजे इधर वाली बस यहाँ पे होगी और इधर वाला बस जो होगी यहाँ पर होगी। ठीक है। तो यहाँ पे अब जो डिस्टेंस बच गया आपका 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया। और हम लोग ये जानते हैं, आप एक बात बताइए कि इधर से जो बस आ रही है आगरा की तरफ से और यहाँ पे दिल्ली है और 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ये भी आ रही है और इधर से आ रही है 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रही है। और हम लोग ये जानते हैं कि जब दोनों तरफ से एक दूसरे के अपोजिट साइड में जब बस आती है तो या ट्रेन आती है तो उसका स्पीड जो होता है ऐड हो जाता है। इसका जब स्पीड ऐड हो जाएगा तो 1 किलोमीटर और पर आवर प्लस में 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर पर आवर इस पर स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस यहाँ पे 4 ही किलोमीटर बच गया। तो टाइम कितना लगेगा ट्रेवल होने में? तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस और यहाँ पर हो जाएगा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस यहाँ पे 4 है, टाइम आपका लग जाएगा 2 घंटा। जब टाइम आपका 2 घंटा लग जाएगा, यानी कि ये इधर से जो बस आ रही है और इधर से जो बस आ रही है ये दोनों 2 घंटे बाद मिलेंगी। तो 8 बजे यहाँ पर है बस और ये 8 बजे यहाँ पर है बस। तो ये कब कितना बजे मिलेंगे? तो जब ये मिलेंगे उस समय 10 बज रहा होगा, क्योंकि 8 से जब 2 घंटा जोड़ेंगे तो ये 10 ही एक्चुअल में आएगा। तो यानी कि 10 बजे सुबह, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन उम्मीद है कि सही से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और ये आपका अब ऐसा नहीं है कि ये रेलवे का क्वेश्चन है तो आपको एनटीपीसी मतलब ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है तो आपको एनटीपीसी में नहीं पूछा जाएगा, ग्रुप डी में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, एसएससी में भी पूछा जा सकता है। आप कुछ कुछ भी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, अगर आज में मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है तो इन सारे सवालों से आपको सामना करना होगा ही। तो देखिए साइन 120 डिग्री और साइन 240 डिग्री और 270 डिग्री यहाँ पे बोला है इसका मान ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, साइन 240 डिग्री और साइन 270 डिग्री। तो इस तरह का क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स भी बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको बताने के लिए हम पहले एक ब्लैंक सीट ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप लोग 10 क्लास में जरूर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं और जिनका साइंस होगा वो तो 11 to 12 में ही पढ़े होंगे और आसानी से। तो देखिए ये एक इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में ये जो होता है हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। इसको एक्स डैश बोला जाता है, इसको वाई डैश बोला जाता है। और यहाँ से यहाँ तक का ये जो होता है इसको हम लोग पाई बाई 2 बोलते हैं। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और इसको बोला जाता है पाई, और इसको बोला जाता है 3 पाई बाई 2, और इसको बोला जाता है 2 पाई। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, इसको बोला जाता है 180 डिग्री, और पाई का मतलब होता है एक्चुअली में 180 डिग्री होता है पाई का मतलब, इसीलिए अब ये 270 डिग्री होता है। और हर क्वाड्रेंट में देखिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कितने होते हैं, एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा वही कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पर साइन थीटा और फिर कॉसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर टेन थीटा और फिर ये कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर सेक थीटा और फिर ये कॉस थीटा ये जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो इसी से रिलेटेड वो सवाल है, इसीलिए सारी चीज़ों को बताया जा रहा है, आप इसे ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पे देखिए कुछ डिग्री होता है जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है कहाँ कहाँ पर। यहाँ पर हम बताते हैं, देखिए साइन अगर आपको कहीं 90 माइनस थीटा दिखेगा, कोस 90 माइनस थीटा दिखेगा, टेन 90 माइनस थीटा दिखेगा, कोट 90 माइनस थीटा दिखेगा, तो साइन माइन और यहाँ पर से पूरा लिख देते हैं, सेक 90 माइनस थीटा दिखेगा, और फिर यहाँ पर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा दिखेगा। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम बोल सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही चेंज होता है, साइन कोस में चेंज हो जाएगा। और कोस जो होता है साइन थीटा लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, याद रखिएगा। और टेन को हम लिख सकते हैं कोट थीटा, और कोट को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से एक और चीज़ हम बताते हैं आपको, जैसे कि एक फिर से हम एक डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट हम बना लिए। क्वाड्रेंट अगर हम बना लेते हैं तो इसको बोला जाता है फर्स्ट। इसी तरह से एक और पॉइंट बता देते हैं आपको, जैसे कि ये हमारा एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट में ये जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और इसमें इसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई, यहाँ वाले को पाई बोलते हैं। एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री पे आता है, इसके लिए उसको पाई बाई 2 बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 3 पाई बाई 2 बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बात बताइए कि अभी हम बताए ना 90 डिग्री पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है चेंज हो जाता है, लेकिन ये जहाँ जैसे इस वाले यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा और यहाँ से अगर उसका कंपेयर करेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में चेंज होगा और सेक कोसेक में चेंज होगा। लेकिन जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंपेरिजन यहाँ से होगा पाई और 2 पाई से, तो ये चेंज नहीं होता। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस सिर्फ साइन चेंज करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेगा। तो पाई माइनस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये पॉजिटिव भी होगा और साइन भी नहीं चेंज करेगा। पॉजिटिव भी होगा यानी कि साइन नहीं चेंज करेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी नहीं चेंज करेगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं पाई प्लस थीटा, यहाँ पर आपका साइन चेंज करेगा,
ट्रिग्नोमेट्रिक्स तो चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन ये आपका साइन चेंज कर जाएगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन है? सिर्फ टेन थीटा होते हैं और फिर ये कोट थीटा होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से आप कोस थीटा का भी निकाल सकते हैं, जैसे कि कहीं आपको दे दिया जाता है पाई प्लस थीटा, कोस पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई प्लस थीटा, यानी कि यहाँ की बात करा तो ये तो कोस थीटा ही रहेगा, लेकिन साइन लगाने आपकी बारी है, यानी कि साइन जो होगा आपका, साइन आपका चेंज हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होता है, कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है जो कि कोस थीटा, और वहाँ पे नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि साइन 120, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री और कॉस 240 डिग्री और साइन 270 डिग्री, इन सारे का सबसे पहले ये बता दें कि हम 90 डिग्री तक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल फाइंड करना सीखे थे 10 क्लास तक, लेकिन अब ऐसा हो जाता है तो कुछ, जैसे कि हम अभी कुछ ट्रिक्स बताएं, ट्रिक्स ने कुछ फॉर्मूलेज बताएं ऊपर में इससे पहले, तो उसकी मदद से हम इसको निकालेंगे। जैसे कि अगर हमको साइन 120 डिग्री का वैल्यू अगर हमको निकालना है, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस में 3 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस में तो साइन 90 डिग्री है तो सबसे पहले ये कोस में चेंज हो जाएगा और कोस ये 30 डिग्री हो जाएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव का मामला अगर हम बात करें तो साइन 90 प्लस 30 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, जो कि हमने पिछले देख लीजिएगा वीडियो में। तो cos थीटा cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। ये हो गया। अब हम साइन 40 का वैल्यू निकालते हैं, 240 का वैल्यू निकालेंगे। साइन 240 कहने का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? पाई, यानी कि 180 डिग्री प्लस में हम 60 डिग्री लिख सकते हैं, तब जा करके 240 होता है। तो पाई में वैल्यू नहीं चेंज करता, साइन का तो साइन ही रहेगा, और 60 डिग्री अब नेगेटिव, ये क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका जो वैल्यू होगा साइन 60 का, इसका भी √3/2 होता है। अब हम साइन 270 डिग्री हम निकाल के देखते हैं कि साइन 270 डिग्री का कितना आता है आंसर। तो साइन 270 डिग्री को हम आराम से लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 90 डिग्री। अब 2 पाई माइनस 2 पाई पे वैल्यू वैल्यू जो होता है चेंज नहीं करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री लिखेंगे। साइन 90 डिग्री ये नेगेटिव में आएगा, लेकिन यानी कि यहाँ पे हम देखें तो -1। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर साइन 180, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा √3/2, इंटू में √3/2, और इंटू में -1 है और यहाँ पे माइनस था, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनली 3/4 होगा, जो कि ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू को प्राइम नंबर्स इज 903, तो फाइंड देयर एलसीएम, यानी कि दो को प्राइम नंबर का अगर प्रोडक्ट दिया गया है, यानी कि मल्टीप्लाई दिया गया है 903 है, तो उसका एलसीएम फाइंड करके बताना है। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए कैसे बनता है ये। सबसे पहले हम बताते हैं को प्राइम नंबर्स होता क्या है। को प्राइम प्राइम नंबर का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या, जो जो खुद से और फिर 1 से भाग जाए उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। और को प्राइम नंबर एक ऐसा पेयर्स होता है, प्राइम नंबर्स का एक पेयर्स होता है जिसका एचसीएफ सिर्फ 1 हो, जिसका एचसीएफ क्या हो? सिर्फ 1 हो। इसका एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे कि हम प्राइम नंबर में हम 3 और 5 का ले सकते हैं, 3 और 5 का एलसीएम, क्योंकि इसका भी, इसका और इसका दोनों दोनों का दोनों प्राइम नंबर है पहली बात, और दोनों का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। हम ले सकते हैं 13 का ले सकते हैं, 17 का ले सकते हैं, दोनों का दोनों प्राइम नंबर है और इसका एचसीएफ भी 1 होता है। तो इसी तरह से एक नंबर आपको ढूंढ के बताना है, ठीक नहीं सॉरी, एलसीएम आपको फाइंड करना है जिसका उन दोनों को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट आपको दिया गया है। तो एक चीज़ आप ध्यान देखिएगा, जब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा रहे थे उस समय पढ़ाए नहीं है, यहाँ पे अपने कोचिंग में पढ़ा रहे थे, लेकिन वहाँ पे बताए थे कि प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर जो होता है ये किसके इक्वल होता है?
एलसीएम इनटू में एचसीएफ के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको दे दिया गया ऑलरेडी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम हमको फाइंड करना है, तो इस एलसीएम को और एचसीएफ को, एचसीएफ तो को प्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ तो 1 ही होगा, और प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है कि 903 है। तो आप बताइए एलसीएम कितना होगा, तो 903 और डिवाइडेड बाय 1 करते हैं तो एचसीएफ हमारा निकल के आ जाएगा 903 ही होगा। तो इस तरह से हमारा 903 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला जा रहा है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। बोला जा रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम अमाउंट ऑफ ए मनी फॉर 2 years इज 400। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 साल के लिए कोई भी अमाउंट पर 400 रुपया मिलता है। कब मिलेगा, यदि रेट जो होगा 4% मोर, आर इज 4% मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट विल बी द 4% मोर। व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द मनी, यानी कि एक बार हिंदी में पढ़ के समझाते हैं, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है। ठीक है, 400 रुपया है, और यदि आर 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज पर 400 रुपया अधिक मिलता, तो वह मूल राशि ज्ञात करें। एक बात बताइए, हम जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो एसआई परसेंटेज निकालते हैं। अगर देखिए कोई भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में हमको क्या मिल रहा है कि रेट में अगर 4% का बढ़ोतरी कर देते हैं तो हमको 400 रुपये अधिक मिल रहे हैं, लेकिन कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। यानी कि हम बात करें तो एसआई परसेंटेज अगर 8% किसके इक्वल हो जाएगा, 400 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि 8% हमको ज़्यादा अमाउंट मिलता अगर हमारा 4% रेट जो प्रत्येक दोनों साल अगर ज़्यादा होता, तो 8% का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया 400, और हम जानते हैं 100% ही तो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। यहाँ से जब 100% जब हम निकाल देंगे तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 400 डिवाइडेड बाई 8 इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये 550 बार में, ये टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 रुपीज़ निकल के आएगा। इस तरह से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 5000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा। एक घड़ी 5% हानि पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता और विक्रय मूल्य 115 रुपये कम होता तो बिक्री में 40% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा, देखिए पहले बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको ध्यान से समझिएगा। बोला जा रहा है कि अ वॉच इज सोल्ड 5 एट 5% लॉस। एक वॉच को 5% हानि पर बेची जाती है। इफ द कॉस्ट प्राइस हैड बीन 20% मोर एंड सेलिंग प्राइस 115 रुपीज लेस। यानी कि यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता और विक्रय मूल्य 115 रुपये कम होता, यानी कि क्रय मूल्य में अगर हम कोई वस्तु का दाम अगर 100 रुपया था, उसको अगर 20 रुपया अधिक में यानी 120 रुपया में खरीदे होते हैं, ठीक है, और उसका जो विक्रय मूल्य था 115 रुपये कम होता, तो इस बिक्री में उसे 14% की हानि होती। सॉरी, इस बिक्री में उसे 40% की हानि होती। ठीक है, there would have been 4% loss, सॉरी there would have been 40% loss, यानी कि 40% की हानि होती ही। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होता है, यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या होता है। तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। अब देखिएगा ध्यान से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, हम मान लेते हैं उस वस्तु का 100 रुपीज़ है। कितना मान लेते हैं, 100 रुपीज़। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस वस्तु को 5% हानि पर बेची जाती है। जब इसको 5% हानि पर बेच दिया जाएगा तो ये जो आप बताइए, ये 95 रुपीज़ में बेचा जाएगा। ठीक है, 5% अगर हम हानि पर बेच रहे हैं तो इसको 95 रुपीज़ में बेचा जाएगा ना। यदि इसे 20% अधिक में खरीदा होता, अब नया सीपी क्या हो जाएगा, अभी खरीदे थे 100 रुपये में, न्यू सीपी यानी कि 20% अगर अधिक में खरीदें तो न्यू सीपी की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है 120 रुपया। ठीक है, और उससे इस बिक्री में 40% का हानि उठाना, तो अगर हम इसको 40% 120 रुपया, अगर हम इसको 40% लॉस में बेचते हैं, अगर हमको एसपी बात करें तो 40% लॉस में बेचा जा रहा है, तो यानी कि 120 का हमको निकालना पड़ेगा 60%। 60% जब हम निकालेंगे ना तो ये टोटल निकल के आएगा 72 रुपीज़।
₹72। अब ₹72 यहाँ पे बोला जा रहा है कि पूरे सौदे में हमको क्या मिलता, हमें मिलता 40% का हानि तो हो रहा था और साथ में हमको विक्रय मूल्य ₹115 कम मिलता। तो ₹115 अगर हम यहाँ पे कम करेंगे तो यहाँ का डिफरेंस अगर हम देखें तो 23 का आ रहा है। यहाँ पे 23 जो होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम सीपी 100 माने उसके हिसाब से ₹23 कम आ रहा है विक्रय मूल्य में, लेकिन एक्चुअल में हमको लाना कितना है, ₹115 कम लाना है। तो 23 जो होगा 115 के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं कितना गुना है, 5 गुना है। और 23 को 5 से गुना करेंगे तो ₹115 आता है। तो यही अगर जब ये 23 गुना है, 23 से अगर 5 गुना कर देते हैं तो 115 आता है। तो जाहिर सी बात, इसको जब सीपी जो हम माने थे, जो कि ये ₹100, ये भी 5 गुना होगा, तब जाकर के हमको ₹115 का कम विक्रय मूल्य लगाना पड़ेगा। यानी कि ये इस तरह से हो जाता है, ₹500 इसका सीपी निकल के आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से बताते हैं। यहाँ पर हम मान लिए हैं कि सीपी है ₹100, इसमें देख रहे हैं 5% का हानि हो रहा है, यानी कि उसको बेचा कितना गया, ₹95 में बेचा गया। अब यहाँ पर इसको 20% लेस में खरीदा, सॉरी 20% ज़्यादा क्रय मूल्य पर खरीदा जाता है, यानी कि न्यू सीपी हम निकाल के आए तो 120 हो गया। अब इससे 40% हानि में बेचा जा रहा है, यानी कि 60% में बेचा जा रहा है। तो 60% में बेचा जा रहा है तो ₹72 में बेचा जा रहा है। पहले इसको ₹95 में बेचा जा रहा था, अब इसको ₹75 में बेचा जा रहा था, ₹72 में बेचा जा रहा है। तो इस प्रकार हम इसको देखें क्या कि 95 और क्वेश्चन में लिखा गया 95 और 72 के बीच में 23 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है ना कि इसको ₹115 कम में बेचा गया। तो ₹115 कम में बेचा गया है, तो जाहिर सी बात है 23 से कितना गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा है। तो जब हम 100 माने थे तो 23 आया था, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा क्रय मूल्य को, तब हमारा 115 आएगा। 5 गुना बढ़ा दिए तो हमारा 500 आंसर आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से देखिएगा। साइन साइन 7π/4 और यहाँ पे साइन π/4, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू हम जानते हैं 3π/4। करके देखेंगे और इसको 5/4। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। अगर हमारे पास 7π/4 है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7π/4 को पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। और 7π/4 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस में 3π/4, आराम से लिख सकते हैं। जब हम 3π/4 कहने का मतलब होता है 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 4 कर सकते हैं। 4 से इसको काटेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 45। और 45 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 3 5 जा, अच्छा एक बात बताइए, इस 7π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2π माइनस π/4 भी लिख सकते हैं। 2π माइनस π/4 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर 2π माइनस π/4 भी लिख सकते हैं और 3π/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 7π/4, साइन π/4, साइन 3π/4 और साइन π/4। अगर ये आपके पास दिया हुआ है तो आप इसको कैसे बनाइएगा। तो इसी का सवाल हम इससे पहले भी बनाए थे, लेकिन वहाँ पे डिग्री में दिया हुआ था। यहाँ पे हम आपको बताएंगे जब रेडियन में दिया हुआ होगा। डिग्री और रेडियन होता है, एक्चुअली में कुछ नहीं होता है, पाई लगा हुआ रहता है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो जैसे यहाँ पे दे दिया गया है, हम निकाल के बता देते हैं कि साइन 7π/4 का वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। तो साइन, ये साइन π/7π/4 है ना, इसको हम क्या 2π माइनस π/4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 2 8 होता है, 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा, सीधी सी बात। अब हम एक बात बताओ, साइन पाई 2π 360 के पास चला जाएगा, माइनस में पाई करेंगे तो यहाँ पे तो साइन पाई देखो, साइन तो पहली बात ये चेंज नहीं करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेकिन साइन चेंज कर जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और साइन पाई का वैल्यू होता है, π/4 का वैल्यू होता है -1/√2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। उसी प्रकार हम साइन π/4 का अगर हम बात करते हैं ना, साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। और इसी तरह से अगर 3π/4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस में
पाई माइनस में पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इसको हम लिख सकते हैं पॉजिटिव में, और साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। इसी तरह से हम लिख सकते हैं साइन पाई पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस में पाई बाई 4 इज इक्वल टू, हम इसको माइनस में लगाएंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये पाई बाई 4 हो गया, यानी कि ये -1/√2 हो गया। अब इन सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इसके जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/√2, यहाँ पे है -√2 इंटू में फिर 1/√2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1/√2, और फिर यहाँ पे -1/√2, नीचे √2 4 बार आया है, इसीलिए यहाँ पे 2 इंटू 2 यानी 4 होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव होगा, 1/4 तुम्हारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहुभुज यानी कि एक रेगुलर पॉलीगोन है, ठीक है, द इंटीरियर एंगल उसका है 150 डिग्री, तो द पॉलीगोन इज एन, पॉलीगोन कैसा है, ये एक ऑक्टागोन है या फिर डेकागोन है या फिर दो डेकागोन है या फिर सेप्टागोन है। ऑक्टागोन का मतलब होता है जिसका 8 साइड होता है, डेकागोन का मतलब होता है जिसका 10 साइड होता है जिस पॉलीगोन का, और दो डेकागोन का मतलब होता है जिसका 12 साइड होता है, और सेप्टागोन का मतलब होता है जिसका 7 होता है। तो एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, अगर हम बता दें आपको, तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, अगर इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कोई भी पॉलीगोन का n-2 इंटू में 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय क्या होता है, n होता है। इंटीरियर एंगल मुझे दिया गया है कितना है, 150 डिग्री है, n-2 अगर हम बात करते हैं इंटू में 180 डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 150 n हो जाएगा, और यहाँ पर 180 n हो जाएगा इज इक्वल टू -360 डिग्री। यहाँ पे इक्वल टू क्यों लगा दिया भाई, ये हट जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो इधर अगर हम लाते हैं तो 30n निकल के आएगा, और यहाँ पे 360 डिग्री आएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस और माइनस कट गया। n इज इक्वल टू 360 डिग्री और डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट आउट हो गया, और n इज इक्वल टू 12 हो गया। तो n यहाँ पे साइड कितना हो गया, 12। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइड जब 12 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं दो डेकागोन, यानी कि द्वादश भुज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व किए हैं, बाकी को क्वेश्चंस को और सॉल्व करके वीडियो में ही डालेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम यहीं पे एंड करते हैं। तो इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल, क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर व्हील इज द 7/4 मीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज द व्हील मेक टू कवर 24 किलोमीटर। कहने का मतलब ये एक चक्का है, इस चक्के का रेडियस दे दिया गया है 7/4 मीटर। थोड़ा सा सर्कल नहीं बन पा रहा है, अच्छा हम इसको बनाते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक चक्का है इस तरह का, इसका रेडियस सेंटर होगा, सेंटर से रेडियस दिया गया है 7/4 मीटर। तो ये बोला गया है कि इस चक्के का रेडियस दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमको टोटल 22 किलोमीटर चलना है ना इस चक्के का मदद से 22 किलोमीटर, तो इस चक्के को कितना बार घुमाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो घुमाना पड़ेगा, तो अगर हम इसको तोड़ देंगे, अगर ये पहिया है, पहिया का अगर हम परिधि निकाल लेते हैं तो इसका लंबाई निकल जाएगा। एक चक्कर में हम पहले निकाल लेते हैं कि एक चक्कर में कितना लंबाई ट्रेवल करता है। अब यही जितना लंबाई होता है, ये लंबाई कैसे निकलेगी, जब इस पहिया का हम क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे, यानी कि सरकमफेरेंस निकालेंगे। निकल जाने के बाद इस टोटल डिस्टेंस को हम इससे डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स निकल जाएंगे, यानी कि कितना बार ये घूमेगा वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पहिए का हम परिधि निकालते हैं। तो पहिए का परिधि बराबर होता है 2πr, और 2πr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12/7 इंटू रेडियस दिया गया है 7/4। ये कट जाता है, ये कट जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा 11 बार में, और यहाँ से ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 कट गया, 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11 मीटर।
यानी कि इस पहिए का जो लंबाई है, यानी कि इसका सरकमफ्रेंस का जो लंबाई 11 मीटर है, और हमको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 22 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम यूनिट बनाते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 000 लगाना पड़ता है, 1000 से गुना करना पड़ता है और 11 से डिवाइड कर देते हैं। ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये और ये कट गया, ये कितना कट गया, यहाँ से कितना बार में कट गया, ये 2000 बार। यानी कि इसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, 2000 चक्कर ये पूरा करेगा, तब जाकर के ये 22 किलोमीटर कंप्लीट करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक यात्रा में लगा समय 50 मिनट है। यानी कि 50 मिनट में 48 किलोमीटर, कोई भी डिस्टेंस है उसको कवर करने में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो उसको 50 मिनट लगता है। अगर टाइम को अगर कम कर दिया जाता है 10 मिनट, तो चाल कितना होगा? तो सिंपल सी बात कर हम करते हैं। देखिए, जैसे कि हम एक डिस्टेंस तो नहीं दिया, लेकिन हम मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस है। स्पीड दिया गया है, स्पीड दे दिया गया 48 किलोमीटर पर आवर। टाइम दे दिया गया है 50 मिनट। अब मिनट है, इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 50/60 हो जाएगा, ये कट गया और 5/6 आवर हो जाएगा। डिस्टेंस अब आराम से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड दे दिया गया है 48 और टाइम तो दिया अभी निकाले हैं 5/6 हो गया, ये कट गया 8 बार में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, लेकिन अब बोला क्या जा रहा है कि 10 मिनट और टाइम कम कर दिया जाता है। तो अब स्पीड निकालना है, अगर हमारे पास अगर टाइम कितना ले लेते हैं, अगर टाइम हम ले लेते हैं 10 मिनट कम, यानी कि पहले 50 लग रहा था, 10 घटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा अब हमको 40 मिनट में ही तय करना है। 40 मिनट कहने का मतलब होता है 40/60, घंटा में चेंज कर दें तो यानी कि 2/3 आवर, 2/3 आवर। सिंपल सी बात है। तो अब हमको स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय 2/3 आएगा, तो 3 को हम ऊपर कर देते हैं, ये कट जाएगा 20 बार में, तो 20 इंटू 3 कर देंगे ना, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपया है। ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी है और साधारण ब्याज है, दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस वाला सवाल है। यहाँ पे दिया गया दोनों का डिफरेंस 2 साल के लिए 12.5% की दर से 45 रुपया है, तो राशि कितनी है ये निकालने के लिए बोला गया। तो एकदम हम इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। एक तरफ हम लेते हैं एसआई को और एक तरफ हम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक तरफ हम लेते हैं एसआई को और एक तरफ हम ले लेते हैं सीआई को। फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर के लिए एसआई मिलेगा 12.5% और सीआई भी मिलेगा 12%, सेम ही मिलता है ये एसआई फर्स्ट ईयर के लिए और एसआई और सीआई। सेकंड ईयर के लिए अगर हम बात करें तो ये तो 12% ही मिलेगा, 12.5% ही, और इसका भी 12.5% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में इसके ऊपर 12.5% मिलेगा, 12.5% का 12.5%। समझ में आया ना? तो ये जो डिफरेंस होगा, क्योंकि डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो ये फाइनली ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फाइनली ये बच जाएगा। तो हम पहले निकाल देते हैं कि 12.5% का 12% कितना होगा, उसका 100% निकाल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 12.5% का अगर हम 12.5% निकालेंगे तो 1/8%, क्योंकि 12.5% का मतलब होता है 1/8, ये कितना के इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 45 रुपीज़ दिया गया है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ से निकल के आएगा 12, इसको पूरा करेंगे तो ये 80 नीचे हो जाएगा, परसेंटेज इज इक्वल टू 45। अब यहाँ पे हमको 100% मूलधन के लिए निकालना पड़ेगा कि राशि कितनी है, तो 100 निकालने के लिए 45 और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 125 और गुना में 80 ऊपर चला जाएगा और हम 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 टाइम्स में चला गया, ये 5 टाइम्स में चला गया और 5 से ये 9 बार में चला जाएगा, 9 बार में चला जाएगा, तो 9 चौके 36 और गुना में 8 और 0, 8 छक 48 होता है, 8 या 24 और 4 28। तो इस तरह से हमको मिल करके निकल के आ गया 2880 रुपये इसका मूलधन था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था और ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो कैसे निकाला जाता है ये तो समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला है तो। चलिए, थैंक यू।